हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। असाइनमेंट के सोल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ माह नवंबर पाक्षिक मूल्यांकन, विषय भौतिकी, कक्षा है 12वीं। तो पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न पहला है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुओं का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुओं का प्रयोग अधिक किया जाता है क्योंकि इनका कार्यफलन अन्य धातु की अपेक्षा बहुत कम होता है। प्रश्न 2 है, एक फोटॉन का तरंग दैर्ध्य 500 एंगस्ट्रॉम है, उसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा क्या, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया E इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा, और h का मान हमको पता है कि 6.6 गुणित 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड होता है। ये प्लांक नियतांक है। c प्रकाश का वेग इतना होता है। लैम्डा का मान आपको दिया हुआ है, इस प्रकार से इसमें वैल्यू रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब तीसरा सवाल है, निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है। तो निरोधी विभव क्या है। निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव होता है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। प्रश्न 4 है, कार्यफलन को परिभाषित करिए, इसका मान किस पर निर्भर करता है। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी धातु के भीतर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर तक लाने के लिए आवश्यक होती है। कार्यफलन का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रश्न 5 है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पड़ने वाली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम बताइए। तो उत्तर है बामर श्रेणी। प्रश्न 6 है, बोर की कक्षा को स्थायी कक्षा क्यों कहते हैं। ऐसी किसी कक्षा में चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और न ही अवशोषित, अतः इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। प्रश्न 7 है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को परिभाषित कर इसका एसआई मात्रक लिखिए। उत्तर है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता उसके क्षय होने की दर होती है। इसका एसआई मात्रक क्या है, बैकरल। प्रश्न 8 है, द्रव्यमान संख्या 1 और 27 के संगत दो नाभिकों की त्रिज्याओं की तुलना करिए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से दो नाभिकों की त्रिज्याओं की तुलना की गई है। R1/R2 बराबर A1/A2 की घात 1/3। ये होता है हमारा सूत्र। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, पहले के लिए 1 है, दूसरे के लिए 27 है, की घात 1/3 बराबर 1/3। ठीक है। प्रश्न 9 है, ताप आयनिक उत्सर्जन क्या है, इसके लिए प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उत्तर है, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को ताप आयनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसमें प्रयुक्त धातु का गलनांक उच्च और कार्यफलन क्या होना चाहिए, न्यूनतम या फिर कम होना चाहिए। प्रश्न 10 है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं कर सका। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि निश्चित समय तक किसी भी आवृत्ति के प्रकाश को धातु की सतह पर डाला जाए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन अवश्य निकलने चाहिए। इसके विपरीत प्रयोग बताता है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव हो पाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, से अधिक हो। यह तथ्य फोटॉन के सिद्धांत की पुष्टि करता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, E के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, जहाँ पर यदि अगर न्यू बराबर न्यू जीरो कर दें तो E के बराबर जीरो हो जाएगा, और न्यू इज लेस देन न्यू जीरो हो तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। अर्थात देहली आवृत्ति का होना फोटॉन के सिद्धांत की ही पुष्टि करता है। प्रश्न 11 है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर आप देख सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में पहला पॉइंट है, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है। नाभिकीय संलयन का पहला पॉइंट है, इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिकीय विखंडन में दूसरा पॉइंट है, यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है। नाभिकीय संलयन में दूसरा पॉइंट है, यह प्रक्रिया अधिक ताप पर ही संभव है। प्रश्न 12 है, डी ब्रॉगली तरंगे क्या है, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, किसी गतिशील कण के साथ सदैव एक तरंग संबद्ध होती है। सर्वप्रथम इस संकल्पना की प्रस्तुति डी ब्रॉगली ने दी थी। इन तरंगों को हम द्रव्य तरंग भी कहते हैं, अतः द्रव्य तरंगों को ही डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। इसका समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा लैम्डा बराबर h/p। यह डी ब्रॉगली तरंग समीकरण कहलाता है। प्रश्न 13 है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में द्वितीय रेखा का तरंग दैर्ध्य 4861 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की प्रथम रेखा में तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा ज्ञात करिए। तो उत्तर है, माना बामर श्रेणी की प्रथम या द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य क्रमशः कौन कौन सी है, λ1 और λ2 है। तो 1/λ1 के लिए ये सूत्र होता है R1/2² माइनस 1/3² इज इक्वल टू 5R/36। उसी प्रकार से बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए हो जाएगा सूत्र 1/λ2 इज इक्वल टू R, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2² माइनस 1/4² इज इक्वल टू 3R/16। ठीक है। अब आपको अनुपात निकालना है λ1/λ2, तो जो भी कटता है काटिए, 3R/16 अपॉन 5R/36 ये आएगा।
अब यहाँ से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 36/5 गुणित 3r/16, जो भी कटता है काटिए। अब λ1/λ2 बराबर मिल गया हमको 27/20, या फिर λ1 बराबर 27/20 गुणित λ2। ठीक है, आपको प्रश्न में दिया हुआ है λ2 का मान कितना, 4861 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पर रख दीजिए। उत्तर आएगा आपका λ1 बराबर 6562 यानी 6562 एंगस्ट्रॉम। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, देहली आवृत्ति को परिभाषित कर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना करिए। तो उत्तर देख सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या लिखा हुआ है, जब उचित आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या ऊर्जा का प्रकाश कुछ धातुओं पर आपतित होता है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देहली आवृत्ति क्या है, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। अब आता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन के अनुसार जब hν ऊर्जा के कोई फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। पहला है, ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में व्यय होता है, जिसे धातु का कार्यफलन फाई कहते हैं। ऊर्जा का शेष भाग, यानी दूसरा पॉइंट है, ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होता है। माना गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान कितना है, E k। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये दो भाग में व्यय होती है ऊर्जा, hν ऊर्जा फाई प्लस E k के रूप में, तो E k = hν माइनस फाई हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग v max तथा द्रव्यमान m हो तो E k = 1/2 mv² max होगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को आप बराबर कर सकते हैं, तो 1/2 mv² max = hν माइनस फाई, ये समीकरण नंबर 3 हुआ। यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन के बराबर हो तो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग v max 0 होगा तथा आपतित फोटॉन की आवृत्ति न्यू, देहली आवृत्ति ν0 के बराबर होगी। तो उस स्थिति में हमको मिल जाएगा समीकरण 3 से ये लेफ्ट पार्ट 0 हो जाएगा और hν माइनस फाई ये हमको मिलेगा, या फिर हम लिख सकते हैं फाई = hν0। ठीक है, तो ये जो फाई का मान मिला इसको वापस से समीकरण 3 में रख देते हैं, तो ये मिल जाएगा हमको 1/2 mv² max = hν माइनस hν0। तो यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, 1/2 mv² max = hν माइनस ν0। यही क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है और उसका मान कैपिटल E = -e²/8πε0 r के बराबर होता है। तो उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं। परमाणु को एक विद्युतीय उदासीन गोले के रूप में मानते हैं जिसके केंद्र पर बहुत ही छोटा, भारी तथा धन आवेशित नाभिक है जो अपनी गतिशील स्थिर कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल Fe इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल Fc प्रदान करता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा के लिए तो देख सकते हैं यहाँ पर Fe बराबर Fc हो जाएगा ये। ठीक है, तो Fe क्या चीज़ है, ये mv²/r आवश्यक अभिकेंद्री बल, और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1/4πε0 e²/r²। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अतः कक्षा त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन वेग में संबंध होगा। ये जो कक्षा त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन वेग में संबंध कैसे निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। इसी को समीकरण 1 को ही आपको हल करना है। ठीक है, कुछ नया चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ से केवल r की वैल्यू आपको निकालना है, स्मॉल r की। यहाँ पर r² दिया हुआ है, स्मॉल r की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो हो जाएगा e²/4πε0 mv²। एक r यहाँ से कैंसिल हुआ तो बचा हुआ r, उसकी वैल्यू ये निकल गई समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k और स्थिर वैद्युत ऊर्जा U होगी, तो k = होता है 1/2 mv²। इसको हम समीकरण नंबर 2a दे रहे हैं। अब समीकरण नंबर 2 से आप r की वैल्यू इतना निकाल चुके हैं, e²/4πε0 mv²। यहाँ से v² को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो v² की वैल्यू मिल गई e²/4πε0 rm। ये मिल गया समीकरण नंबर 3। ये v² की वैल्यू उठा करके हमको रख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा समीकरण 2a से, ये देखिए, ये समीकरण 3 से v² का मान समीकरण 2a में रखने पर, तो k = 1/2 me²/4πε0 m। ठीक है, अब यहाँ से जो भी कुछ कटता पिटता है, गतिज ऊर्जा k = e²/8πε0 r और स्थितिज ऊर्जा u = -e²/4πε0 r। u में ऋणात्मक चिन्ह क्या सूचित करता है कि स्थिर वैद्युत बल -r दिशा में है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी, E = k + u। तो E की वैल्यू इतनी, U की वैल्यू इतनी। ठीक है, यहाँ पर इसको घटाने पर हमको कितना मिल जाएगा, -e²/8πε0 r। ये मिल गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो ये मिल गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर ये देख सकते हैं।
ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। यह तथ्य दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है। अतः यदि ई धनात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षा में नहीं घूमता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये असाइनमेंट यहाँ पर आकर के हमारा समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके स्कूल के ग्रुप्स में, और जो भी ग्रुप्स हैं जिनमें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है वहाँ पर इन वीडियोज़ को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाइक करिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में भी आपको हमारे चैनल से जो असाइनमेंट्स हैं उनके सोल्यूशन मिलते रहेंगे और भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।